नमस्कार। वंदे वंदे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। फर्गसन कॉलेज से बहुत जुड़ी हुई मेरी शूटिंग की याद भी है। मैंने यहाँ पे एक मूवी शूट की थी, रंग रसिया, जिसमें मैं राजा रवि वर्मा का किरदार किया था। और आज यहाँ पे फिर से मैं आया हूँ। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि पुराने इतने ऑडिटोरियम में, जिससे हमारी देश की कितनी यादें जुड़ी हुई हैं। सावरकर जी भी इसी कॉलेज में पढ़ते थे। आपका पता नहीं कितने लोगों की प्रिंसिपल साहब के सामने पेशी हुई है, और उनको रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की वजह से हॉस्टल से निकाल दिया गया था और 10 रुपये का फाइन भी दिया था, जो कि सावरकर जी ने कभी भरा नहीं। पर आपको अगर फाइन मिले तो ज़रूर भर देना। की गई तो मुझे मराठी में ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि मराठी भाषा में एक जोर है, एक भाव है, एक इमोशन है, जो कि किसी और भाषा में नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड भी बहुत है, वो कॉम्प्लिकेटेड भी बहुत है। लिखते दूसरी तरीके से हैं, पढ़ते दूसरी तरीके से हैं। मैंने कोशिश की थी सीखने की, पर मैं इसमें क्योंकि डायरेक्टर भी था, तो मुझे लगा अगर मराठी सीखने में समय लगा दूंगा तो पिक्चर क्या डायरेक्ट करूंगा। और हमारे पिक्चर में कुछ मराठी एक्टर्स भी थे, उनकी मराठी के आगे मुझे अपनी मराठी थोड़ी फीकी लगी, तो मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने ये पिक्चर मराठी में इसलिए डब करने का डिसीजन लिया था कि ये गांव-गांव तक पहुंचे। सावरकर जी महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, और महाराष्ट्र के बाहर नहीं जाने जाते इतने, और वो एक नेशनल फिगर है। तो मुझे लगा ये पिक्चर मैं हिंदी में बनाऊं ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, और मराठी में उसको डब करूं ताकि आप लोग के दादी अम्मा सब लोग ये पिक्चर अपनी खुद की भाषा में देख सकें। पहला क्वेश्चन ये था, अगर आपको याद है, और आपका आंसर बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट है। माय फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाई सावरकर? यू रिमेंबर योर रिस्पॉन्स? व्हाई नॉट सावरकर? व्हाई नॉट सावरकर? एक एक्सप्लेन करूंगा, व्हाई सावरकर एंड व्हाई इन पुणे? सावरकर, एक तो सावरकर जी के खुद के कनेक्शन पुणे से, इस कॉलेज से थे, और पुणे एक पुण्य भूमि है। यहाँ से थोड़ी दूर चापेकर बंधुओं ने WC रैंड को मारा था, जिनके अत्याचार जब यहाँ पे प्लेग हुआ था 1897 में बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो चापेकर बंधु की धरती है, ये पुण्य भूमि है। यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक गरम दल, गोखले साहब नरम दल, आगरकर साहब, महात्मा फूले, ऐसे बहुत सी हस्तियाँ इस शहर के साथ जुड़ी हुई हैं। तो मुझे तो लगा कि इससे अच्छा कोई शहर नहीं हो सकता कि मैं अपने दिल का एक टुकड़ा आप लोगों के साथ शेयर करूं। देखा ये जो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, अनबिलीवेबल, मतलब इसका कोई तोड़ ही नहीं। व्हाट यू से? लेकिन जाहिर सा सवाल ये होगा कि इमोशनल लैंडस्केप पर कितना काम होता है और कैसे काम होता है? देखिए, हालांकि हम लोगों को पहली नज़र में दिख जाते हैं, पर हम जो महसूस कर रहे होते हैं या जो हमारे ख्यालात चल रहे होते हैं उसमें समय लगता है। इसी तरीके से आपको, अगर आप कोई किरदार प्ले कर रहे हैं तो वैसा दिखना अहम है, सबसे ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग देखते हैं। पर उसी तरीके से उनकी सोच, उनके नज़रिए देश के प्रति, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के प्रति, अंग्रेज़ों के प्रति, अपने परिवार के प्रति क्या थे, वो समझने में समय लगता है। और मैंने सावरकर
जी के बारे में पढ़ा, पर मैंने सावरकर जी को भी पढ़ा। बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस बनाते थे। सेंटेंस खत्म होते होते सेंटेंस दोबारा पढ़ना पड़ता था। पर काश मैं ये किताबें मराठी में पढ़ पाता, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो मराठी का रुतबा है और जो मराठी में जो इमोशन है वो कहीं खो गया। पर मैंने फिर भी उनको समझने की कोशिश की और ये भी समझने की कोशिश की, जैसा कि हम सब लोग हमारे सर्कमस्टेंसेस का एक नतीजा होते हैं, तो उनके सर्कमस्टेंसेस क्या थे जिसमें उनकी सोच ऐसी रही, बदलती रही और दृढ़ होती रही। उसका अध्ययन करने के बाद ही मेरे को लगा कि मैं इस मूवी में अपना योगदान दे सकता हूँ। और उनका बहुत ही बहुरंगी व्यक्तित्व था। उन्होंने यही एक शपथ ली थी कि या तो मैं शिवाजी महाराज की तरह इन अंग्रेज़ों को मार मार के भगा दूंगा, या चापेकर बंधु की तरह मारता मारता मर जाऊंगा। शत्रु मारता मारता मरे तो दूसरे। आपने ये कैरेक्टर को सिर्फ पोर्ट्रे नहीं किया है, आपने ये किरदार जिया है। आज की घड़ी में, आज के समय में भी इनकी फिलॉसफी, इनका जो ज्ञान है, इनका जो विजडम है, क्यों रेलेवेंट है? देखिए, सावरकर जी ने एक, बाय द वे, मोहम्मद अली जिन्ना भी इसी कॉलेज से थे, पता है आपको? उसका भी पता होना चाहिए, सबका पता होना चाहिए। सावरकर जी की एक सोच थी जो कि उन्होंने उस वक्त बनाई थी जब देश में खिलाफत, एक कैलिफेट मूवमेंट चला था, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन एम्पायर के जो कैलिफ थे उनको, उनकी पावर कम कर दी गई थी। तो कहीं भी पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में किसी भी कंट्री ने उसका अपोजिशन नहीं किया। इंडिया में रायबरेली से 2 भाई थे, अली ब्रदर्स, उन्होंने एक कैलिफेट मूवमेंट चलाई कि हम नॉन कोऑपरेशन करेंगे अगर कैलिफ की पावर वापस रिस्टोर नहीं कर दी गई। उस वक़्त काफ़ी सारे मुस्लिम लीडर्स को लगता था कि जब अंग्रेज़ आए थे तो सल्तनत थी, जब अंग्रेज़ जाएं तो सल्तनत हो, और वो डेमोक्रेसी के प्रोसेस में, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की मांग थी, जुड़ नहीं रहे थे। तो गांधी जी ने ये एक अपॉर्चुनिटी देखी कि कैसे मुसलमान भाइयों को कांग्रेस के साथ जोड़ा जाए, तो उन्होंने इसको कैलिफेट मूवमेंट से खिलाफत का नाम दे दिया और उसके प्रेसिडेंट बन गए। और ये सब देखते हुए जब अलग से मुस्लिम इलेक्टोरेट बनने लगी और मुस्लिम्स को एक उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में ज़्यादा सीट्स मिलने लगी, तो सावरकर जी को लगा कि ये देश को तोड़ा जा रहा है। देश का विभाजन 1920 में ही तय हो गया था, जब खिलाफत मूवमेंट हमारा नेशनल मूवमेंट बना था। उसके विरोध में सावरकर जी ने एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बनाई जिसका नाम था हिंदुत्व। लोगों ने पूछा, ये हिंदू धर्म है क्या? बोलते नहीं, हिंदुत्व हिंदू धर्म नहीं, और ना ही, और हिंदू धर्म भी सनातन धर्म का केवल एक हिस्सा है। इसमें आर्यन है, लिंगायत हैं, बहुत आर्य समाजी हैं, तो बहुत से ऐसे लोग हैं। तो उन्होंने बोला, लोग कंफ्यूज हो गए, तो मतलब क्या? तो उन्होंने बोला, हिंदुत्व समझने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि हिंदू कौन है। तब उन्होंने एक डेफिनेशन दी कि सिंधु नदी से सिंधु सागर तक जो भी इस विशाल भारत भूमि में रहते हैं, जो इसको अपने पूर्वजों की ज़मीन, अपनी पितृभू, अपनी मातृभूमि, अपने त्योहार, खान पान, वेशभूषा को अपना मानते हैं, वो हिंदू हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, जात या समाज के क्यों ना। क्या बात! हिंदुत्व एक राजनैतिक, भूगोलिक, सांस्कृतिक इतिहास है, किसी धर्म का नहीं।
जो हिंद को अपना माने वो हिंदू है। देश धर्म से ऊपर होना चाहिए, ये उनका हमेशा मानना था। और क्योंकि उस वक्त धर्म के नाम पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से हमला हो सकता था और वहाँ पे अंग्रेजी फौज में ज़्यादातर मुस्लिम लोग थे, तो उनको ये लगा कि अगर भारत पे हमला हुआ तो ये देश के लिए लड़ेंगे या धर्म के लिए लड़ेंगे। इसीलिए जो सबसे डिस्प्यूटेड कॉज है वो उन्होंने उस सर्कमस्टांसेस में लगाया था कि ये उनकी पुण्य भूमि भी होगी। पुण्य भूमि और कर्म भूमि को अगर देखा जाए तो वो एक ही होती है। ये उनकी सोच थी और मेरा ये मानना है कि ये पूरे भारत को जोड़ने वाली सबसे बड़ी सोच थी। आप भी इसके बारे में पढ़ें और जानें कि सावरकर जी क्या चाहते थे देश के लिए और अभी क्या हो रहा है देश में। Trust me, I can listen to you for hours revisiting the golden chapters of history, truly. But अब बुलाना चाहूँगा स्टेज पर आपकी को एक्टर एंड आपके प्रोड्यूसर भी। प्लीज वेलकम और रंगमंचावर में स्वागत करते हो अंकिता लोखंडे। नमस्कार पुणे, कसे आहात सगळे? ट्रेलर कसं वाटलं? हा, माझी मराठी इतकी चांगली नाही कारण मी मध्य प्रदेशून आहे, पण मला पुणेरी मराठी येत नाही, पण जेवढी येते एवढी कळेल तुम्हाला, ठीक आहे? पहिला प्रश्न अंकितालाच असेल आणि मराठीत असेल, ठळक मराठीत असेल आणि उत्तर देखील अपेक्षित मराठीत असेल. अंकिता, नक्कीच काय तुझा अनुभव राहिला या पिक्चरवर काम करताना? आणि मी पिक्चर आपण जसं म्हणतो ना, मोशन पिक्चर म्हणतो त्याला आपण, पण इथे मला ती मुवमेंट दिसते. इट्स द मुवमेंट दॅट आय सी इन दीज पिक्चर्स. तर एवढं प्रभावी व्यक्तिमत्व उभारताना आणि तुझं त्याच्यामध्ये जे कॅरेक्टर आहे, जी व्यक्तिचित्र आहे, ओव्हरऑल कसा अनुभव होता आणि त्याने तुला काय घडवलं, काय बदल आणले तुझ्यामध्ये? बापरे. पण जेव्हा मला हा कॅरेक्टर आला, जेव्हा माझ्याकडे आली ही स्क्रिप्ट मला माहीत पडलं की मला वीर सावरकरांची बायको बनायचं आहे, यमुनाबाई. मला खरंच माहीत नव्हतं कोण आहे, कारण ऑफकोर्स वीर सावरकरांना मी ओळखत होते, पण इतक्या डिटेलमध्ये कोणालाच नव्हतं काही माहीत, मला नव्हतं माहीत स्पेशली. तर मग मी रणदीपला भेटले आणि रणदीपबरोबर बसले आणि त्यांनी मला असं पाहिलं आणि मला म्हणतो, आय डोंट थिंक सो आय वॉन्ट यू इन द फिल्म. आय वॉज लाईक, वाय, यू टू प्रिटी फॉर द कॅरेक्टर. आय वॉज लाईक, प्लीज डोंट से दॅट. बट यू नो, ज्या तरीकेने रणदीप त्यांनी इतकी रिसर्च केलेली होती की मला काही रिसर्च करायची जरूरतच नाही पडली. ही वॉज सो शुअर दॅट वॉट ही वॉन्टेड इन द फिल्म. अँड त्याच्यानंतर मी स्वतः वाचलं पुष्कळ काही यमुनाबाईंबद्दल, त्यांनी काय काय केलं आहे, त्यांचं कसं काम राहिलं आहे, त्यांनी कसा सपोर्ट केला आहे आपल्या नवऱ्याला. आणि मला असं वाटतं हर एक सक्सेसफुल माणसाच्या मागे एक बायको असती असं मला वाटतं. तर त्या यमुनाबाई होत्या वीर सावरकरांकरता डेफिनेटली. आणि त्या खूप खूप जास्ती सपोर्टिव्ह होत्या. आणि ते बघता मी जेवढं वाचत राहिले आणि ऑफकोर्स रणदीप सेटवर असायचा, खूप खूप डाट ऐकली मी यांची, खूप यांनी मला सुनावलं आहे सेटवर, खूप मी ऐकलं आहे. पण एकला जेव्हा आपण हे बघतो ना ट्रेलर, असं बघून खूप छान वाटतं. अँड आय फील व्हेरी प्राऊड ऑफ यू रणदीप. यू हॅव डन अ आउटस्टँडिंग जॉब. So I definitely feel very grateful to be associated with this film. And I think ही मूवी याच्याकरता खूप इम्पॉर्टंट आहे, कारण आजच्या जनरेशनला नाही माहिती आहे की वीर सावरकर खरंच कोण होते आणि त्यांच्याबद्दल लोकांना माहीत पडेल. यु नो, आज मला मी फिल्म बघेन तर मला अजून जास्ती माहीत पडेल. तर आय थिंक इट्स म्हणजे ही ब्लेसिंग आहे आपल्याकरता की आम्ही लोक ही फिल्म बनवली आणि लोकांकडे जाईल आणि बघतील. तू जेव्हा आन्सर करत होतीस ना, आय वॉज लुकिंग ॲट हिम, ही डिड नॉट मिस अ सिंगल बीट. योगेश सर, जाहिर सवाल आपकी तरफ आ रहा है. When I watched the trailer, I said brilliance is the word that sits comfortably on it. इस लेवल का स्केल, इस लेवल का प्रोडक्शन, हम बात करते हैं कि जब नेशनल हीरो अपने आइकन्स जो हैं इनके ऊपर जब फिल्म बनती है, उसका स्केल जो होता है, कोई हॉलीवुड का डायरेक्टर प्रोड्यूसर आए और इस
स्तर पर निकल रहा है, वो स्तर मुझे यहाँ पर दिखता है। आपने इस पर कैसे दिलचस्पी दिखाई ये पहले बताया, मैं रणदीप के कैरेक्टर पर आऊंगा बाद में। सबसे पहली बात, ये स्वतंत्रता सेनानी की कहानी है और वीर सावरकर जी की कहानी पहली बार पर्दे पे आ रही है। और वीर सावरकर जी की कहानी है तो स्केल भी बड़ा ही होना पड़ेगा, उससे छोटे स्केल से काम नहीं चलेगा। दूसरा, मैं खुद फ्रीडम फाइटर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो ये मेरे लिए एक इमोशनल मोमेंट है कि मेरा एज ए प्रोड्यूसर डेब्यू इस मूवी के साथ हुआ है। तो इससे बड़ा डेब्यू और इससे बड़ी कहानी पर्दे पे नहीं आ सकती। और रणदीप भाई की मेहनत वो लाजवाब है, वो मतलब आप उसको कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने पिछले 2 सालों में इस मूवी के लिए, अंकिता जी ने भी काफ़ी अच्छा काम करा मूवी में। रणदीप भाई एज ए प्रोड्यूसर, एज ए एक्टर, एज ए डायरेक्टर, एज ए राइटर, सब कुछ उन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया इस मूवी के। अंकिता, तू सावरकरांची भूमिका ना बघितलीस, प्रत्यक्ष सावरकरच जवळून बघितल्यासारखं झालेलं आहे तुला, तर तुझी ॲज अ को ॲक्टर जी एनर्जी एक्सचेंज असते दुसऱ्या को ॲक्टर बरोबर, तर हे ट्रान्सफॉर्मेशन झालं तर तुझी रिॲक्शन अशी काय होती? पहिली पण सेटवर यमुनाबाईच होते नक्कीच, म्हणूनच मला सगळी वाटलं नाही, मला असं वाटलं मी वीर सावरकरांबरोबर पण ती रिॲक्शन मी रणदीप सरांबरोबर म्हणजे हो, म्हणजे जेव्हा मी त्या सेटवर असायचे तिथे सगळेच लोक, नॉट जस्ट मी अँड रणदीप, सगळे कोणी, आय थिंक अमित सर इज ऑल्सो देअर, अमित सियाल, अँड ही हॅज डन अ फॅन्टॅस्टिक जॉब इन द फिल्म. मला असं वाटतं सगळे इतके कॅरेक्टरमध्ये होते. आणि जेव्हा आम्ही बसायचो असे सगळे सीन्स असायचे तर आम्ही लोक डिस्कस करायचो, तर एक एनर्जी ॲक्च्युली तिकडे असायची. आणि जेव्हा सगळे आपले आपले इनपुट्स द्यायचे, मला कळायचं की मला काय करायचं. आणि कधी कधी सेटवर असायचं खूप गोष्टी इनप्रॉम्प्ट व्हायच्या जी तुम्हाला माहिती नसतात तुम्ही करणार आहे, आणि ते इतक्या सुंदर तरीक्याने आलं आहे. आणि मला चांगलं वाटेल बघून, खूप छान मजा आहे. किती गोड मराठीत बोलतेस. पहिल्यांदा कोणी असं बोललंय मला की गोड मराठी बोलते, इसीलिए मैंने पिक्चर की मराठी डबिंग इससे नहीं कराई. Alright, then मी जास्त वेळ नाही घेत. I'm going to throw this, the whole scenario and the stage open for the media and the students. आणि खूप eager आहे तिथे स्टुडंट्स आणि मीडिया क्वेश्चन विचारायला तुम्हा सगळ्यांना, तर आपण फ्लोर ओपन करूया. यस, आज तक हमारे दीवारों पे किसी बॉलीवुड के हीरो का फोटो नहीं लगा, लेकिन सावरकर की भूमिका करके आप हम सब की दीवारों पे रहेंगे. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वेरी ग्रेटफुल. हाँ जी सर. रणदीप जी, ये मूवी देखने के बाद मेरे को लगता है आप बड़ा क्रेडिट ले लोगे भारत रत्न अवार्ड उस सावरकर जिसके लिए काफ़ी वर्षों से लोगों की मांग है. मैंने सावर जी के काफ़ी पुस्तक पढ़ी है और उनके काफ़ी प्रोग्राम में गया हूँ. आई बिलोंग फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी. आई एम प्रेसिडेंट फॉर बिजनेस सेल इन पूना. सो हर प्रोग्राम में सावरकर जी को जब भारत रत्न मिलेगा उसकी क्रेडिट पूरी आपको जाए. नहीं सर, नहीं, ऐसी बात नहीं है. सावरकर जी को भारत रत्न खुद सावरकर जी के लिए ही मिलेगा. और मैं एक्चुअली इस पिक्चर से एक मूवमेंट चलाना चाहता था कि सावरकर जी सबके पास पहुँचे, सब तक पहुँचे. जो उनके बारे में बहुत बुरी बुरी बातें की जाती हैं जिसका कोई बेसिस नहीं है, उसकी लोगों को क्लैरिटी आए. और वही नहीं, सावरकर जी नहीं, ऐसे बहुत सारे अनसंग हीरोज़ हैं जो कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे, जिनके बारे में लोगों को नहीं पता. तो मैं ही चाहूँगा कि और भी बहुत लोग थे जिनके बारे में आप पढ़ें. सशस्त्र क्रांति भी एक बहुत बड़ी क्रांति थी. भारत को आज़ादी सिर्फ अहिंसा से ही नहीं मिली थी, उसके बारे में आप जानें. अहिंसा का, मैं इसमें अहिंसा को बुरा नहीं बोल रहा हूँ. सावरकर जी को पढ़ते पढ़ते मैंने गांधी जी के बारे में भी पढ़ा और उनके लिए भी मेरी रिस्पेक्ट ज़्यादा ही हुई थी, कोई कम नहीं हुई. दोनों की सोच विचारधारा अलग थी, पर दोनों एक ही चीज़ चाहते थे, अखंड स्वतंत्र भारत. और तो इसमें अहिंसा का बहुत बड़ा हाथ था. अहिंसा ने लोगों को जोड़ा, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने अहिंसा वाले संग्राम को बिल्कुल भूल जाएं और उसको किसी तक ना पहुंचने दें. हेलो,
सो रणदीप सर, आता तर आम्ही ट्रेलर बघितला आणि बऱ्याच मुलाखतीमध्ये सुद्धा तुम्ही छान बोलताय. आता आम्हाला दिसतो इतक्या सुंदर सुंदर गोष्टी पडद्यावर, पण ह्या सगळ्या गोष्टीच्या मागे स्वातंत्र्यवीर सावरकर या चित्रपटाच्या मागे कलाकार म्हणून आणि व्यक्ती म्हणून किती वर्षांची मेहनत होती एक तर बॅक स्टेज. आणि सगळेच जण आयडिओलॉजीजबद्दल बोलतात, तर आज मी तुम्हाला विचारलं की सावरकर यांच्याबद्दलची एखादी आयडिओलॉजी किंवा त्यांच्या कॅरेक्टर मधला एखादा गुण जो तुम्हाला तुमच्याकडे एक व्यक्ती म्हणून, एक पर्सन म्हणून जपायला आवडेल, तर तो कोणता असेल? देशप्रेम. देश सबसे ऊपर होता है, आपसे ऊपर होता है. 2 साल मैंने इसके ऊपर मेहनत की, मैंने कोई और काम नहीं किया. सावरकर जी के बारे में जब मेरे पास ये अभिनेता के तौर पे पिक्चर आई थी, तो मैं तो बहुत इतिहास पढ़ा हुआ लगता था. स्कूल में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इतिहास ही होता था. मैथ्स में मैं बहुत वीक था, फिर भी 11th 12th में साइंस और मैथ्स किया मैंने. कंपार्टमेंट आ गया था मेरा. तो हिस्ट्री ज्योग्राफी करता तो ठीक रहता. तो हिस्ट्री का मैं स्टूडेंट होने के बावजूद मुझे लगा पता होगा उनके बारे में, और मैंने जब सोचा तो मुझे सिर्फ 2 ही चीज़ पता थी, वीर सावरकर और काला पानी. मेरे जहन में और कुछ था ही नहीं. तो जब मैंने सशस्त्र क्रांति के बारे में पढ़ना शुरू किया, तो ज़्यादातर जो पॉपुलर इंग्लिश किताबें थी, जो कि मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि एक तब्बे ने लिखी थी, उनके अंदर सशस्त्र क्रांति सिर्फ एक पैराग्राफ में होती थी, जिसमें ये लोग भी थे, इन्होंने कोशिश की और कुछ नहीं हुआ. तब मुझे लगा यार ऐसे कैसे हो सकता है. तब मैंने ज़्यादा सावरकर जी के बारे में पढ़ना शुरू किया, सावरकर जी को पढ़ना शुरू किया. तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि उनका इतना बहुरंगी व्यक्तित्व, इतना उनका इंटेलेक्चुअल जायंट जो वो थे, क्या क्या 27 साल तक उनको जेल में रखा, कैप्टिविटी में रखा. ऐसे इंसान की कहानी लोगों तक क्यों नहीं पहुंची. तो इस दौरान, इस वक्त मैंने ठान ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसको इसके अंजाम तक लेके जाऊंगा. स्क्रिप्ट नहीं थी तो लिख दी, फिर ऊँट को जैसे करवट बैठा कि निर्देशक भी बन गए, और जब पिक्चर की क्वालिटी वहाँ तक लाने की बात हुई तो प्रोड्यूसर भी बन गए. तो अपना तन मन धन लगा के मैंने ये किया है. 2 साल की मेहनत है. और मैंने इस मूवी को, हालांकि मैं सावरकर जी मेरे इस पिक्चर के हीरो हैं, पर मैंने एक सशस्त्र क्रांति की पिक्चर बनाई है. उसके अंदर उनका क्या योगदान था. मैंने तो ये नहीं पढ़ा है कि 1857 सिपाही म्यूटिनी पढ़ी है आपने? क्लास में यही पढ़ाते हैं? क्या पढ़ाते हैं? मेरे को लगता है सारे मैथ्स के स्टूडेंट आए हुए हैं. म्यूटिनी बोलते हैं कि नहीं? 1907 के आसपास सावरकर जी ने सबसे बड़ा उनका जो एक हिंदुत्व से पहले जो उनका एक लोगों का नजरिया बदलने की जो उनकी पहली कोशिश थी, जो कि बहुत कामयाब रही, उन्होंने 1857 सिपाही म्यूटिनी को 1857 भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम का रूप देके रिसर्च करके किताब लिखी थी, जो बाद में, जो आज की लैंग्वेज में बोलूं तो वायरल हो गई थी. अगर आज की तारीख में सावरकर जी होते तो सोशल मीडिया पे उन्हीं के मीम्स बन रहे होते. वो ऐसे ही कुछ इंसान थे. तो ये सब उनके नज़रियों को उनका जो नज़रिया बदलने का जो उनमें क्षमता थी, लोगों की इन्फ्लुएंस करने की, इन्फ्लुएंसर थे वो, ये देख के ही सावरकर जी को 27 साल जेल में रखा गया. रणदीप सर जी, सावरकर जी के ऊपर जब कोई भी स्टेटमेंट आता है, अभी सावरकर फॉलोअर्स से लेके सावरकर अभ्यासकों तक, सावरकर इज ऑलवेज टारगेटेड बाय द अपोजिट आइडियोलॉजी. जब आपने ये मूवी तैयार की तो आप तैयार थे कि आपके ऊपर भी आने वाला है, तो हाउ डिड यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द नेगेटिव पब्लिसिटी दैट यू विल बी गेटिंग? जब ये फिल्म मेरे पास आई तो मुझे बहुत शुभचिंतकों ने बोला था कि ये मत कर भाई, तुम कलाकार हो, अच्छे कलाकार हो, इसमें हाथ मत डालो, तुम्हें एक पार्टी का बना दिया जाएगा या एक विचारधारा का बना दिया जाएगा.
जब ये कहानी सावरकर जी की, जब ये कहानी थी, ना वो पार्टी थी, ना वो विचारधारा थी, और मेरा ये कर्तव्य था कि मैं उनकी विचारधारा, उनका व्यक्तित्व, उनका सोचने का तरीका सब स्पष्टता से बाहर लाऊं। और एक बारी जब ओखली में सर दे दिया तो मुसलों से क्या डरना ब्रो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है। देखा, मैंने आपका मराठी में क्वेश्चन सुन के हिंदी में जवाब दे दिया। मुझे लगा बताना पड़ेगा। माय मराठी इज बेटर देन हर्स, दैट मीन्स। अंकिता, प्रश्न असा आहे की यमुनाबाई सारख्या कॅरेक्टरला प्ले करताना स्क्रीनवरती तुला काय काय डिफिकल्टी झाल्या? कारण खूप ऐतिहासिक असं भूमिका आहेत आणि त्यांच्याविषयी खूप काही वाचायलाही मिळत नाही, तर तू काय काय रीड केलंस आणि तुझी काय तयारी होती यासाठी? माझी अशी तयारी होती माझी तयारी म्हणजे अशी होती, जेव्हा मी गेले, सांगितलं जसं मी रणदीपला भेटले, आणि माझ्यापेक्षा आय थिंक रणदीप ॲज अ डिरेक्टर खूप रेडी होता. तर जे मी अशी ॲक्टर आहे जी मी आपली डिरेक्टरचं ऐकेन आणि सगळं करेन, यु नो. तर आय ॲक्च्युली फॉलोड हिम. त्यांनी मला खूप काही गोष्टी ह्याच्यात शिकवल्या, आणि सगळ्यात बेस्ट गोष्ट ह्याच्यात ही होती की माझं विदाऊट मेकअप फिल्म आहे पूर्ण, त्याच्यात माझा 1% सुद्धा मेकअप नाही आहे. सो आय वॉज व्हेरी हॅपी विथ दॅट की यु नो अशी कॅरेक्टर जेव्हा तुम्हाला करायला मिळतात ते खूप पॉवरफुल कॅरेक्टर्स असतात. यु नो, टू प्ले समथिंग लाईक यमुनाबाई, इतकी त्यांची स्टोरी माहीत नाही आहे, पण ज्या तरीकेच्या त्या बाई होत्या, यु नो, इट्स अ व्हेरी पॉवरफुल कॅरेक्टर. तर मला जेव्हा असे रोज ऑफर होतात तर यु नो आय वॉन्ट टू ग्रॅब इट अँड आय वॉन्ट टू परफॉर्म. आणि मी डेफिनेटली मी या कॅरेक्टर करता नुसतं फक्त रणदीपवर विश्वास केला आहे, कारण ही इज अ डिरेक्टर. आय नो त्यांनी जसंही मला 16 वर्षापासून घेऊन ते म्हणजे 16 to 60 यु नो इज माय एज इन द फिल्म. तर मी हर एक जनरेशन त्याच्यात प्ले केली आहे आणि ती खूप ग्रेसफुली केली आहे. अगर मी 16ची तर मी 16ची दिसते, आणि 60 वर्षाची तर मी 60 वर्षाची दिसते. तर आय एम श्युअर याच्यात खूप मेहनत केली आहे. एका सीनला करायला खूप मेहनत लागती, खूप सॅड सीन्स पण आहे त्याच्यात त्यांची, कारण त्यांची कहाणी ज्या त्या एकट्या ज्या बॅटलमध्ये त्या फाईट करतात ते तर खूप डिफिकल्ट होतं त्यांच्याकरता, कारण सावरकर तिकडे नव्हते, ते जेलमध्ये होते. तर त्यांच्या गोष्टी ऐकूनच ते खूप इमोशनल होतं. बट आय हॅव एन्जॉयड ईच अँड एवरी बिट ऑफ इट. रणदीप सरांसाठी आपके लिए सवाल है मेरा. मैं यमुना जी के बारे में बताता हूँ आपको. पहले सावरकर जी बिल्कुल ही शादी करने को तैयार नहीं थे. वो अपने क्रांतिकारी जीवन पे हर एक तकलीफ लेने को तैयार थे, और उनका ये मानना था कि मैं किसी और जान को इसमें ना फंसाऊं. पर उस वक्त उनका लंदन जाने का बहुत मन था, और यमुना जी के फादर बहुत अमीर थे. तो उन्होंने, एक तो उनको कोई लाइक नहीं करता था कोई लड़की वाला, भाई ये तो क्रांतिकारी है. पर उनके जो फादर थे वो, उनके पास लक्ष्मी बहुत थी पर सरस्वती नहीं थी. तो वो चाहते थे कि सावरकर जी उनके परिवार से जुड़े, और एक सरस्वती जो कि बहुत लर्नर्ड पढ़े लिखे इंसान थे सावरकर जी, वो उनकी फैमिली के साथ जुड़े. और सावरकर जी को लगा कि मेरे ससुर मेरा लंदन जाने का खर्चा दे देंगे. पर सावरकर जी ने ये कहा था कि ये क्रांति ही मेरा एक लक्ष्य है, और ये बात आपकी बेटी को पता होनी चाहिए. अगर इसके बावजूद वो हाँ करती है तो मैं शादी कर लूँगा. आपके लिए सवाल था मेरा कि इस मूवी के लिए, जैसे हमारे पास जो भी हिस्ट्री आता है, इतिहास आता है, वो तोड़ मरोड़ के आता है. तो आपने रेफरेंसेस कौन सी बुक यूज़ किए इसके लिए, या सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है उस बुक का, वो हमें ज़रा बताएंगे. देखिए, इसके लिए पहले तो मैंने बहुत ही फ्रीडम स्ट्रगल की बुक्स पढ़ी ओवरऑल. फिर मैंने आर्टिकल्स पढ़े, नेशनल आर्काइव्स में देखा, फिर पुरंदरे जी की बुक पढ़ी, फिर संपत जी की बुक पढ़ी, फिर सावरकर जी को खुद पढ़ा. और सबसे ज़्यादा श्रेय उनकी सोच को उभारने का सावरकर जी खुद एज अ राइटर हैं. सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस उन्हीं का है. पर फैक्ट चेक्स के लिए और ओवरऑल सर्कमस्टांसेस के लिए मैंने बहुत विभिन्न तरह की किताबें पढ़ी, और दोनों पक्ष की पढ़ी.
ताकि मैं समझ पाऊँ कि एग्जैक्टली पाथ क्या था। रणदीप जी, पहले नमस्ते आपको। नमस्ते। आपको नमस्ते। मैं मिलिंद यादव, लिमिटेड। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने अभी कहते हुए कहा कि अंकिता यू आर जस्ट टू ब्यूटीफुल फॉर द रोल, ये आपके बारे में भी लागू होता है? तो ये क्या या आपको अनकन्वेंशनल रोल करने का शौक है? देखिए, कन्वेंशनल तो सब करते हैं, अनकन्वेंशनल करने वाला भी एक आध आदमी हो जो लगातार करता रहे और कहीं ना कहीं ये सिद्ध कर दे कि अनकन्वेंशनल करना भी कोई बुरी बात नहीं है। भाई, मेरा पहला खुद से यही सवाल था कि यार मैं तो सावरकर जी जैसा दिखता नहीं हूँ। मैं हरियाणा का हट्टा कट्टा मस्कुलर जाट बॉडी, सावरकर जी महाराष्ट्र चित्तवन ब्राह्मण वायरी। पर मैंने ये पहले भी किया है, पहले भी मैंने बायोपिक कैरेक्टर्स किए हैं। रंग रसिया में राजा रवि वर्मा जी का रोल किया था, मैं और चार्ल्स में चार्ल्स सोबराज का किया था, और भी सरबजीत और काफ़ी सारी पिक्चरें की हैं। तो वो एक आपको मुझे ये तजुर्बा था कि अगर आप वैसे सोचने लग जाएं और अपनी फिजिकलिटी के वो हिस्से जो मिलते हैं उनसे उनको उभारने लग जाएं, तो अद्भुत चीज़ होती है कि आप कुछ दिन के बाद वैसा दिखने लग जाते हैं। ये हस्बैंड वाइफ में भी होता है, एक दूसरे जैसे दिखने लग जाते हैं। तो ये था। और अंकिता क्या था, अंकिता बहुत ही मॉडर्न ब्यूटीफुल लड़की है, जिसको मैं जब उनकी यमुना बाई जी की तस्वीर देखी तो मैं उससे मैच नहीं कर पाया। तो मैंने इसको कहा था कि थोड़ा खाना पीना शुरू मुझे करो। कहा था खाने के लिए, जिससे मैं थोड़ी मोटी हो जाऊँ, और मैंने कोशिश की है मोटा होने की, तो शायद दिखी भी तो। कोई नहीं, बाकी हमने सीजी में कर दी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 स्टैंडीज हैं, इनफैक्ट पोस्टर्स हैं। उस पोस्टर्स में उसी आइडियोलॉजी से रिलेटेड अलाइन होके कुछ हमारे और भी नेशनल आइकन्स और नेशनल हीरोज हैं, जैसे कि लोकमान्य तिलक, चाफेकर बंधु। क्या उन पर आप उनके किरदारों पर, उनके व्यक्तित्व पर कुछ लाइट शेयर करेंगे? मेरे ख्याल से ये बात शुरू हुई थी वासुदेव फड़के के टाइम से। वासुदेव फड़के 1870 के दशक में एक ऐसे क्रांतिकारी थे जब 1857 में देश को निहत्था कर दिया गया था। उसके बाद काफ़ी दिन ज़्यादा क्रांतिकारी ख्याल उभर के नहीं आए। फिर वासुदेव फाड़के जी थे 1870 के दशक में, जिन्होंने अंग्रेज़ों को लूटना मारना शुरू किया। उनको यहाँ से यमन भेज दिया गया। जो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ बंदूक उठाते थे उनको पकड़ के इंडिया से बाहर भेज दिया जाता था कि जेल में जो उनके साथ हैं उनसे भी ना, उनको भी ना इन्फ्लुएंस कर पाएँ। यही बाल गंगाधर तिलक जी के साथ हुआ था। उनको मैंडले भेज दिया गया था, फाड़के जी को यमन भेज दिया गया था, और सावरकर जी को काला पानी भेज दिया गया था। ये सभी एक ही विचारधारा के लोग थे जो ये मानते थे कि वो ये नहीं मानते थे कि हिंसा अच्छी चीज़ है, वो ये मानते थे कि अन्याय और आत्मरक्षा के लिए हिंसा का सहारा लेना उचित है। तो उसी के अंदर उसी सोच के वासुदेव फाड़के थे। फिर रंगारी जी आए, जिन्होंने एक अलग गणपति का, आपने देखा है रंगारी जी का? यस। तो उन्होंने गणपति को वो सीरीन फॉर्म से एक योद्धा की फॉर्म में लेके आए, वो भी सेल्फ डिफेंस के लिए उन्होंने बनाया था। उसके बाद आए लोकमान्य तिलक जी, जो गणेश विसर्जन को पूरे देश में लेके गए। उन्हीं के फिर शिष्य बने विनायक दामोदर सावरकर, जो कि उनकी इस सोच से सहमत रखते थे। जो एक सख्त, एक गरम दल था, एक नरम दल था। तो लोकमान्य तिलक भी गरम दल के वो थे। अगर लोकमान्य तिलक को अपने केसरी अखबार में खुदीराम बोस की प्रशंसा करने के लिए मांडले जेल नहीं भेज दिया जाता और सावरकर जी को काला पानी की सज़ा ना हो जाती, तो शायद देश पहले आज़ाद हो जाता और देश का नक्शा भी अलग होता। हेलो, लास्ट क्वेश्चन प्लीज। अंकिता जी,
इधर अंकिता, वन लास्ट क्वेश्चन. बोला बोला. आजकाल अभिनेत्री भूमिका स्वीकारताना त्या भूमिकेची स्पेस बघतात. ट्रेलर बघितल्यावर कळतंय की हा फोकस सावरकरांवर आहे. तुम्हाला हे माहिती होतं की तुमची भूमिका खूप कमी असणार आहे, तरी सुद्धा ही भूमिका का स्वीकारली? मला असं वाटतं की मी जेव्हाही कोणताही कॅरेक्टर करते मी कधीच ते बघत नाही की मला किती स्पेस मिळते. कारण ॲज अन ॲक्टर जेव्हा मी स्क्रीनवर आहे मी काय परफॉर्म करते आणि त्याचा काय इम्पॅक्ट आहे, दॅट्स द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. आणि तुम्ही जेव्हाही फिल्म बघाल, तुम्ही यमुनाबाईला जेव्हाही स्क्रीनवर बघाल, आय एम व्हेरी शुअर जेव्हा तुम्ही घरी जाल तेव्हा तुम्हाला यमुनाबाई डेफिनेटली लक्षात राहील. अँड दॅट्स माय थिंग. हाँ पूछिए. और क्योंकि हमको ये पता चला है कि ये मूवी जब आपने प्रोड्यूस की, इसके प्रोडक्शन के लिए आपको अपनी एक प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी. नहीं, सारी बेचनी पड़ी भाई, एक नहीं, ज्यादा थी भी नहीं. ये बहुत जरूरी था, ये बहुत इम्पोर्टेंट था. इस व्यक्ति ने इस मूवी के लिए अपना सब कुछ दे दिया है, तो अब इस मूवी के लिए हमको भी अपना सब कुछ देना है. देखिए मेरी सावरकर जी ने भी अपना सब कुछ दे दिया था. बहुत कम लोग जानते होंगे कि सावरकर जी का पूरा परिवार ही क्रांतिकारी था. उनसे भी अनसंग हीरो थे बाबाराव सावरकर, गणेश दामोदर सावरकर, जो कि सारी अंडरग्राउंड रेवोल्यूशनरी संगठनों से जुड़े हुए थे. वो भी काला पानी गए थे सावरकर जी जितने समय ही, और उनको भी बहुत कष्ट हुआ था. और उनके छोटे भाई थे डॉक्टर नारायण राव सावरकर, जो कि जिनको गांधी जी की असैसिनेशन के बाद गिरगांव चौपाटी में मॉब लिंचिंग में मार दिया गया था. आप लोगों को ये बात पता नहीं होगी कि पूरे सावरकर परिवार के साथ क्या हुआ. बाबा राव जी की पत्नी यशुवाहिनी, वो इतने साल बाबा राव के आने की बाट उनकी इंतजार देखती रही, और जब मौका मिला मिलने का उससे 4 दिन पहले ही गुजर गई बेचारी. उनके ऊपर क्या बीती होगी. यमुनाबाई जो इतनी कम उम्र में, यमुनाबाई और सावरकर जी का बेटा मर गया था और सावरकर जी वापस नहीं आ पाए, तब उन्होंने वो कविता लिखी थी, सागरा प्राण तळमळ. रणदीप सर, माझा एक प्रश्न. रणदीप सर, शेवटचा प्रश्न आहे. रणदीप सर, आतापर्यंत बरेचसे तुमचे चित्रपट बघितले. महाराष्ट्रामध्ये बरेचसे महापुरुष आहेत, त्यांच्यावरती सिनेमा करणार का, ते पण मराठीमध्ये? आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे मला असं वाटतं की बॉलिवूड. ओके, तो मराठी देयर इज अ लॉट ऑफ, मैंने बहुत डिस्कवर किया इस प्रोसेस में मराठी हीरोज़ के बारे में, क्योंकि मेरी मराठी इतनी मंझी हुई नहीं है तो शायद मैं उसमें एक्टिंग ना करूं. पर मैं एज अ प्रोड्यूसर, मे बी एज अ डायरेक्टर ऑल्सो, बहुत सारे मराठी हीरोज़ को बाहर लेके आना चाहूँगा, उनके बारे में पिक्चर बनाना चाहूँगा. पर मैं उनके सही, उनका जो योगदान था उसके बारे में पिक्चर बनाना चाहूँगा. बाजीराव पेशवा ने 41 वॉर जीते इतनी कम उम्र में, और उनका अस्तित्व सिर्फ मस्तानी के साथ जोड़ दिया गया. ये मुझे बुरा लगा. अगर मैं किसी हीरो के ऊपर पिक्चर बनाऊंगा तो मैं उनके असली योगदान के ऊपर पिक्चर बनाऊंगा, ये मेरा मानना है. पर बिल्कुल मराठी लोगों का योगदान इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा है. मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड को एक नेतृत्व करने वाला अभिनेता मिल गया है, मुझे ऐसा लगता है. नमस्कार सर, अभिषेक तेली, लोकसत्तामधून. मराठीतील हा ट्रेलर पाहिल्यानंतर अक्षरशः अंगावर काटा आलेला आहे. तुमच्या संपूर्ण टीमने घेतलेली जी मेहनत आहे ती आपसुकच या ट्रेलरमधून आपल्याला जाणवतच आहे. तुम्ही तर लेखक, दिग्दर्शक, एक अभिनेता अशी तारेवरची कसरतच केलेली आहे. तर हे सगळं एकाच वेळी जुळवून आणणं तुमच्यासाठी कितपत आव्हानात्मक होतं, किती चॅलेंजिंग होतं, आणि दैनंदिन जीवनात काय गोष्टी तुम्ही आत्मसात केल्या या सगळ्या गोष्टी जुळवून आणण्यासाठी? देखिए, मैं इतने रोल कर रहा हूँ पर टीम बड़ी थी. मेरे सिनेमाटोग्राफर थे अरविंद कृष्णन, और मेरे प्रोडक्शन डिजाइनर निमेश वाक, जो कि बहुत मराठी पिक्चरें करते हैं, मराठी हैं. सचिन लवलेकर जिन्होंने कॉस्ट्यूम किया था,
रेणुका पिल्ले जिसने अपने मेकअप डिज़ाइन से सभी किरदारों को जितना वो असली लगते हैं वो किया। फिर म्यूज़िक डायरेक्टर मेरा फ्रांस से था और एक संदेश चांदलिया इंडिया से भी थे। तो बहुत सारे लोगों ने मिल के ये पिक्चर में योगदान दिया है, तभी वो ऐसी लग रही है। मेरा योगदान, मेरे को कष्ट बहुत हुआ, पर मैं हमेशा ये सोचता था कि यार ये कष्ट कुछ नहीं है जो सावरकर जी की ज़िंदगी में उनके साथ हुआ, और उसके बाद जो उनके ऊपर लालछना लगाते हैं उनकी आत्मा को क्या फीलिंग हो रही होगी, उसके सामने मेरा कष्ट बहुत कम था ब्रदर, ठीक है। और मेरी वजह से सभी को बहुत कष्ट हुआ था, ये मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं भूखा मर रहा था, 30 किलो अंडर वेट था। तो आजकल उसके लिए एक नई टर्म इजाद की है, हैंग्री। आई वॉज ऑलवेज हैंग्री, आई हैड नो पेशेंस एंड आई हैड, और मैं देखता था सेट पे, मैंने पहली बार रियलाइज किया सेट पे, ब्रेकफास्ट ब्रेक, लंच ब्रेक, नाश्ता ब्रेक, चाय ब्रेक, डिनर ब्रेक, और मैं वेट करता था यार कब इनका खाना खत्म हो, क्योंकि मैं तो खा नहीं सकता था। रणदीप से अपने एक डब्बे के साथ बैठे थे जिसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स होते थे, बस वही खाते थे और लिटरली ऐसे हो गए। पर मेरे को लोगों ने झेला है भाई, मैंने तकलीफ नहीं झेली है, मैं आपको बता दूं इतना। आवाज नहीं आ रही? नमस्कार, इसमें भी आवाज नहीं आ रही, तेरी आवाज ही नहीं है लगता है। कोई नाही, ऐसे बोल। सर, माझा प्रश्न असा होता की या मूवीमध्ये जी सावरकरांची रोल साकारलेला आहे, तुमच्या सावरकरांच्या दृष्टीने आणि तुमच्या दृष्टीने अखंड भारत देशाची परिभाषा काय आहे? अखंड भारत की परिभाषा उस वक्त अलग थी, क्योंकि देश बहुत बड़ा था। वो मराठा हीरोज ही थे जो देश भारतवर्ष की सीमा को अटक तक ले गए थे। पर सावरकर जी की अखंड भारत ये थी कि भारत का बंटवारा ना हो, भारत पाकिस्तान हिंदुस्तान में ना बटे और वो अखंड भारत ही रहे। आज वो बट चुका है। आज अखंड भारत की परिभाषा शायद अलग भी हो सकती है कि हम विभिन्न भाषाएं, विभिन्न कल्चर्स, वेशभूषा, हम सब अलग अलग संस्कृति के लोग हैं। जैसे महाराष्ट्र की हरियाणा से अलग है, हरियाणा की मणिपुर से अलग है, मैंने तो खुद देखा है जाके। पर उन सबको साथ में जोड़ने का, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना और एक दूसरे के कल्चर से मिलना जुलना। जैसे सावरकर जी थे, वो ये चाहते थे कि अंतर जातीय विवाह हो। वो हालांकि ब्राह्मण थे, पर वो चाहते थे कि अंतर जातीय विवाह हो, ताकि 4 पुश्तों में लोग भूल जाएं कौन कौन जात का है और सिर्फ एक होके हिंदू रह जाएं। उन्होंने पहला सभी के लिए पतित पावन मंदिर बनाया और उसके बाद काफी बनाए, कीर साहब ने उनकी मदद की थी। तो ये सब चीजें जो हैं, सावरकर जी से हिंदुत्व के समय प्रश्न पूछा गया था और शायद इस प्रश्न से इसको समाप्त कर देता हूं मैं। सावरकर जी से पूछा, ये पता कैसे चलेगा कि कोई हिंदू है कि नहीं? हिंदू ज्योग्राफिकली हिंदू, नॉट धर्म से हिंदू। तो उन्होंने कहा था कि किसी के भी पास, किसी भी प्रांत में शेक्सपियर की किताब ले जाओ और रविंद्रनाथ टैगोर की किताब ले जाओ, तो हर प्रांत में लोग कहेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर की किताब हमारी है। ये है अखंड भारत की छवि। ओके, सो आय गेस हा लास्ट क्वेश्चन रणदीप सर. एक तर हॅट्स ऑफ, कमालीचा अभ्यास आहे हा. म्हणजे इथे बसलेल्या प्रत्येकाच्या मनात हा प्रश्न आहे की कॉलेज में आए हैं, नोट्स बना के आए. एक्झॅक्टली केवढा अभ्यास आहे. सो मराठी ट्रेलर आता आम्ही सगळ्यांनी बघितला, तो बघून हा एक प्रश्न पडलाय की हे डबिंग मराठीतलं नेमकं कोणी केलंय आणि त्या प्रोसेस काय आहे. बोलना भूल ही गए, इसकी डबिंग की है सुबोध भावे जी ने. मेरे हिसाब से वो बहुत ही उम्दा कलाकार हैं और मैं उनके काम को बहुत सराहता हूँ.
तो जब मुझे पूछा गया कि मराठी में डबिंग कौन करेगा, मैं बोला सुबोध भावे जी को पटा लो यार। तो सुबोध भावे जी ने की है और बहुत उम्दा की है, और उनकी आवाज़ से आप परिचित हो ही, उनके हाव भाव से। तो मुझे लगा कि सुबोध की आवाज़ आप सब महाराष्ट्रियों के दिल में थोड़ी ज़्यादा लगेगी। थँक यू सर. काही डिग्निटरीजना आपण बोलावणार आहे रंगमंचावर. सर या एक फोटो आप होता है प्लीज. Sir, they need one group.